पिछली क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं पेपर सेकंड के बारे में। जैसे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा के बारे में। जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर नहरों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान में सोर्स क्या है सिंचाई के। तो राजस्थान के अंदर सिंचाई के जो स्रोत हैं, जो साधन हैं, उनमें हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान के अंदर जो सिंचाई के स्रोत हैं, साधन हैं, वो कुएं, नलकूप होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। दूसरा पार्ट जो इसका था वो था तालाबों से संबंधित, यानी कि टैंक पॉन्ड जिसको बोला जाता है। और तीसरा जो पार्ट था वो था नहरों का। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे, तालाब के बारे में और कुएं नलकूप के बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे नहरों के बारे में। राजस्थान के अंदर जो कैनाल्स की कंडीशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में, जैसे गंग नहर है, भानपुर नहर है, उसके बाद में गुड़गांव नहर है। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और उसके बाद इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की और जो मुख्य नहरें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। शॉर्ट नोट्स के टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हम कह सकते हैं इसके बारे में कि विकासशील भारत देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद देश में देश की आजादी के बाद में जब भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया, तो विकास प्रोग्रेसिव कंट्री है भारत। तो विकासशील भारत जब देश है तो उसके सामने खाद्यान्न की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या शुरू से ही भारत देश के सामने रही है। और ये समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में भी है, जिसका समाधान भी, सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है कि यदि भारत के अंदर उपलब्ध जल और भूमि का उपयोग पूर्ण रूप से कर लिया जाए तो भारत के अंदर जो खाद्यान्न की समस्या बनी रहती है इसका समाधान किया जा सकता है। उत्तरी पूर्वी भारत की जो नदियां हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसकी जो नदियां हैं, यहाँ जो प्रवाहित होने वाली रिवर्स हैं, इनका जो जल है ये हमेशा ही, यानी कि मानसून जब आता है तो इन नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये 12 मासी नदियां हैं जिनमें जल की मात्रा भरी रहती है हमेशा। और वर्षा काल में जब जल और ज्यादा आ जाता है इनके अंदर तो इन राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और जबकि दूसरी तरफ, यानी कि पश्चिमी भारत के अंदर जो मरुस्थलीय भूमि है, वहां पर वर्षा की कमी के कारण पानी की कमी हमेशा बनी रहती है।
पानी का अभाव उसमें हमेशा से बना रहता है। इसीलिए इस पानी को, यानी कि जिस पानी से वर्षा काल के समय में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस पानी को इस मरुस्थलीय भूमि क्षेत्र के अंदर यदि वहां तक पहुंचा दिया जाए, उस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध कराया जाए, तो दो समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या कि एक तो उस क्षेत्र के अंदर जो बाढ़ की स्थिति हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, और दूसरा जो सूखा पड़ता है पश्चिमी भारत के अंदर, गुजरात जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो वहां पर भी जल की उपलब्धता होने से क्या होगा कि जब जल की उपलब्धता होगी तो वहां पर जो मरुस्थलीय भूमि है, शुष्क भूमि है, उसको भी जल की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, इन नदियों का जो जल है इसको राजस्थान में लाकर के यहाँ का जो क्षेत्र है राजस्थान के क्षेत्र में इन नदियों के जल को लाकर के यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको हरा भरा करने का प्रयास, यानी इस क्षेत्र के अंदर जब जल उपलब्ध हो जाएगा तो इस क्षेत्र को हरा भरा भी किया जा सकेगा। तो इस क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, और इस दिशा के लिए ही, इस मरुस्थलीय क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ही जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IG इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, IGCP। ये एक ऐसा प्रयास है जिसे शुरुआत में नाम दिया गया था राजस्थान नहर परियोजना, और शुरुआत इसकी हुई राजस्थान नहर परियोजना के नाम से, लेकिन तो इस परियोजना को शुरुआत में एक नाम दिया गया था राजस्थान नहर परियोजना के नाम से, यानी कि इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को शुरुआत के टाइम में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, और 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके याद में राजस्थान सरकार के द्वारा इसको 84 में एक अधिसूचना जारी की गई, और राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम रखा गया है। ये नहर परियोजना क्या है कि ये नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है कि ये सामान्य रूप में एक सिंचाई परियोजना बनकर रही। ये नहर जहां आकार, इसकी लंबाई, इसकी कैपेसिटी, क्षमता, इसका जो इरिगेशन एरिया है, सिंचाई क्षेत्र, निर्माण सामग्री की मांग और जनशक्ति के आधार पर विश्व की बड़ी परियोजनाओं के अंदर इस परियोजना को शामिल किया जाता है। ये परियोजना जो है कई मायनों के अंदर बहुत
पर पूरे देश के अंदर कभी भी नहीं किए गए। इसी के संबंध में राजस्थान की नहर परियोजना, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, इसका मरुस्थलीय क्षेत्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान इस नहर परियोजना के द्वारा दिया गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इंदिरा गांधी जो नहर क्षेत्र है, इसके अंदर जो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर तक के क्षेत्र को, यानी कि जो भारतीय थार मरुस्थल का क्षेत्र है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके पश्चिम दिशा में ये नहर परियोजना विकसित की गई है। रेगिस्तानी क्षेत्र जो बहुत ही लंबे समय से युगों से, जिसको हम कहें कच्छ की खाड़ी से चलने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, इन्होंने रेत के कणों से इस क्षेत्र को ढक दिया है। जहां पे पीली बालू रेत एक समानांतर या एक शांत लहराता हुआ एक सागर का सदृश है, यहाँ पर इस बार पीली बालू रेत के द्वारा बनाया गया है और मीलों दूर क्षितिज की सीमा तक फैले हुए ये बालू के टीले इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर दिखाई देते हैं। ये टीले कुछ क्षेत्रों के अंदर तो लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक बड़े बने हुए हैं और ये टीले क्या है, ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि ये स्थानांतरित होते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये टीले उड़ करके दूसरे स्थान पर, इनकी जो रेत है वो उड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, इसकी जो भू आकृति है ये एक विशेष प्रकार की भू आकृति है। इंदिरा गांधी नहर राज्य के अंदर जहां प्रवेश करती है उस क्षेत्र में लगभग 65 किलोमीटर की डिफरेंस का डिस्टेंस तक लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तक समतल क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हुए 115 किलोमीटर सूरजगढ़ तक ये लगातार समतल भूमि के ऊपर प्रवाहित होती है, जहां बड़े आकार के स्तूप जैसी आकृति इसमें दिखाई देती है। सूरजगढ़ से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में इसके क्षेत्र जो है वो बहुत ही असमान धरातल का है, यानी कि ऊपर खापड़ धरातलीय क्षेत्र इसका पाया जाता है। इसके बाद ये धरातलीय क्षेत्र इसका वापस से समतल हो जाता है, जो जैसलमेर जिले के अंदर जैसलमेर क्षेत्र में निम्न तत्वों के रूप में धरातलीय विषमताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यहीं से बाड़मेर तक के क्षेत्र में बालू के टीले और ऊपर खापड़ धरातल की स्थिति यहाँ पर फैली हुई है। इस क्षेत्र के अंदर नदी प्रवाह का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी नदी यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नदी का यहाँ पर उद्गम नहीं होता है। घग्गर नदी उत्तर पूर्व दिशा से बीकानेर जिले के अंदर प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से कुछ ही किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद में ये नदी क्या होता है, बालू के अंदर समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र के अंदर जहाँ भी गांव है वहां पे गर्मियों के लिए वर्षा की एक बूंदों को टापे होते हैं, जो जल के स्रोत है जिनको पश्चिमी राजस्थान के अंदर टापे के नाम से जाना जाता है। उनमें वर्षा के जल को एक बूंद के जल को भी वहां पर एकत्रित किया जाता है। जब तक गांव वाले कई किलोमीटर पानी यहाँ पर आते रहते हैं, जो इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी होते हैं। कुओं और टंकी का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ में केवल पीने के काम में ही उनको दिया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा, जिसके अंदर भूमिगत जल का जो तल है ये कैसा है,
बहुत अधिक नीचा है। यहाँ पे जो कुएं पाए जाते हैं एक तो वो बहुत कम में है और दूसरा वो कैसे है, अधिक गहराई में उनमें पानी की स्थिति प्राप्त होती है। कुछ क्षेत्रों के अंदर तो जो कुएं हैं उनमें जो जल का तल है वो लगभग 75 मीटर से 120 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इसीलिए इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो जल की प्राप्ति होती है वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। इसीलिए ये लोग वर्षा के जल को ये लोग बहुत ही सहेज कर सावधानी पूर्वक उसका संरक्षण करते हैं, उसको टांकों में एकत्रित करते हैं। इस प्रदेश की जो जलवायु है वो भी बहुत ही अधिक कठोर है। ग्रीष्म ऋतु यानी समर टाइम के अंदर यहाँ जो तापमान है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शीत ऋतु में यहाँ पर पाले की स्थिति बन जाती है। बहुत ही कठोर शीत ऋतु यहाँ पर हो जाती है। गर्मी के समय में यहाँ पर तेज लू और तेज हवा चलती है और ये कहा जाता है कि इस लंबे समय से चले आ रहे ये जो तेज तापमान, अत्यधिक कठोर तापमान, ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से ही यहाँ पे जो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर चट्टानें हैं, ये चट्टानों के टूट कर गिरने से ही यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हुआ है, मिट्टी इसकी बनी है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। ये वर्षा की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगभग अकाल की स्थिति बनी रहती है और ग्रीष्म ऋतु के 2 से 3 महीनों की अवधि में ही यहाँ पर वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होती है। सूर्य का जो तापमान है बहुत अधिक कठोर तापमान यहाँ पर होता है। इस कारण से यहाँ पर जलवायु के द्वारा इस क्षेत्र को कैसा बना दिया गया है, उपजाऊ बना दिया गया है। उतना अधिक प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि वनस्पति का विकास भी नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति में कोई केवल कांटेदार झाड़ियां ही यहाँ पर पाई जाती हैं। लू और आंधियों के जो तेज चपेटे चलते हैं जिनसे भूमि कट के उसका जो अपरदन होता है उससे भूमि निर्जल हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है और पानी का अभाव इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जिससे कि यहाँ इस मरुस्थलीय क्षेत्र की जो भूमि है वो कैसे हो गई है, बेकार हो गई है, बंजर रूप में हो गई है। इस क्षेत्र के अंदर जो कुल भूभाग है पूरे क्षेत्र का उसका 20% से भी कम भूभाग के ऊपर इस क्षेत्र में खरीफ की कृषि यहाँ पर की जाती है। खरीफ की कृषि जो ग्रीष्मकाल के समय में की जाती है वो कृषि यहाँ पर की जाती है। पूरे क्षेत्र के लगभग 20% से भी कम क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या का बसाव यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। जैसलमेर के अंदर जो राज्य का न्यूनतम घनत्व पाया जाता है, जैसे हमने जनसंख्या के अंदर डिस्कस किया था कि राजस्थान में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम कौन से जिले के अंदर है, जैसलमेर जिले के अंदर है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही निवास करते हैं। इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की जब कमी होती है तो खेत जो है वो बिना कृषि के ही यानी कि वहां पर कृषि कार्य करना कठिन हो जाता है और उन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा पाती है। बीकानेर के अंदर गंग नहर जो हमने पहले डिस्कस की थी उसके द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान का जो रेगिस्तान है ये पानी यदि यहाँ पर उपलब्ध हो जाए तो वास्तविक रूप में बंजर और जो अनुपजाऊ भूमि है उसके ऊपर भी यहाँ पर फसल का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कैसी है, छुपी हुई है। जब यहाँ पर पानी की उपलब्धता हो जाएगी तो उस अनुपजाऊ भूमि से ही बहुत अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जा सकेगा।
गंगनहर ने एक शुष्क क्षेत्र को फलों वाले उद्यान और खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसीलिए इस रेगिस्तानी क्षेत्र से जीवन को यहाँ पे परिवर्तित होते हुए देखने की आवश्यकता है और ये केवल और केवल सिंचाई की सुविधा से ही संपन्न हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की योजना की शुरुआत के बारे में कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था, कब इसकी प्लानिंग हुई थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसके जो आधुनिक आयोजक हैं, इन्होंने इनके जो रेगिस्तान में पानी लाने के उपाय और रेगिस्तान के अंदर पानी के स्रोत की खोज का कार्य उन्होंने किया था। ये 1927 के अंदर जब गंग नहर का निर्माण हुआ था राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में, तो वहां से इनको कुछ योजना बनाने के लिए प्रेरणा मिली और उसके बाद में इन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया था। इसका जो सुझाव है वो उस समय जो बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर थे श्री कंवर सिंह, उन्होंने सन 1948 में भारत सरकार के सामने ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उन्होंने ये सुझाव दिया था भारत सरकार को कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसे गंग नहर को विकसित किया गया है, उसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में जो जिले हैं, बिल्कुल शुष्क जिले हैं, उन जिलों के अंदर भी इस तरीके की योजना का लागू करके और नहर का निर्माण करके उस क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है और साथ ही साथ वहां पर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और इसमें सुझाव उन्होंने ये दिया था कि राजस्थान के विकास करने के लिए सतलज नदी के ऊपर हरिके बांध बैराज जो है, इससे नहर निकालना और इंदिरा गांधी नहर बनाने का काम जो है वो नागर परियोजना के निर्माण की परिकल्पना के रूप में 1948 के अंदर ये योजना तैयार हो गई थी 1948 के अंदर। और इन्होंने सुझाव ये भी दिया था कि जो सतलज नदी के ऊपर हरिके बैराज बांध है पंजाब के अंदर, वहां से नहर विकसित की जाए जो पश्चिमी राजस्थान का पाया हल्का कर सकेगी। इस नहर की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 9413 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसको तैयार करने में इसके ऊपर लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो भारत सरकार ने आवश्यक जांच कार्य करके इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का कार्य इसका डिसीजन लिया था कि इंदिरा गांधी नहर को निर्मित करने का। और इस दिशा में जो प्रथम कदम उठाया गया था वो सतलज और व्यास नदियों का संगम जो है उसके ऊपर पंजाब के अंदर फिरोजपुर के पास में हरिके बैराज बांध का निर्माण किया गया, जो 1952 में इन नदियों के ऊपर निर्मित किया गया और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, इसकी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1955 1955 का जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है उसके अनुसार रावी और व्यास नदियों से जो उपलब्ध जल है 19,465 मीटर काम कर
तो जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है 1955 का, उसके अनुसार रावी और व्यास नदियों के द्वारा जो उपलब्ध जल है उसमें से 19,568 मिलियन क्यूबिक मीटर जल में से राजस्थान को जो आवंटित किया गया वो जल था 9,876 मिलियन क्यूबिक मीटर जल। ये जल राजस्थान के हिस्से में आया था और राजस्थान के ये हिस्से का जो पानी है इसको पंजाब के हरिके बैराज से बाड़मेर जिले के अंदर गडरा रोड तक जाने वाली लगभग 9,413 किलोमीटर लंबी इस नहर जो परियोजना विकसित की गई, यानी कि इस परियोजना की लंबाई कुल कितनी है 9,413 किलोमीटर, और इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बनाया गया और राजस्थान को जो आवंटित पानी है उसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर पानी का उपयोग गंग नहर, भाखड़ा नहर और सतलुज फीडर में दिया जाना प्रस्तावित किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण कार्य है इसकी शुरुआत तत्कालीन जो गृह मंत्री थे स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने 31 मार्च 1958 को इसकी नींव, इसकी आधारशिला रखी थी सबसे पहले। इसकी क्रियान्विति और इस नहर के
जो परियोजना है इसके एक्टिवेशन की बात करें हम, तो ये नहर सतलज और व्यास नदी के संगम के ऊपर हरि के बैराज बांध जो बनाया गया उससे इस नहर को निकाला गया है, जिसके दो मुख्य भाग हैं। एक भाग तो क्या है, राजस्थान फीडर, और दूसरा भाग क्या है, मुख्य नहर के नाम से। राजस्थान फीडर की यानी कि इसके जो हरि के बैराज बांध से जो इसको निकाला गया है वहां से इस नहर के दो पार्ट बनते हैं। हरि के बैराज बांध से इस नहर की शुरुआत होती है और यहां से इसके दो भाग बनते हैं, दो पार्ट है इसके। एक पार्ट है राजस्थान फीडर के नाम से और दूसरा पार्ट है मुख्य नहर के नाम से। तो राजस्थान फीडर जो है ये 204 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्य में ये बहने के बाद में 35 किलोमीटर राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है। ये नहर जो मसीता वाली हेड तक यहाँ पर प्रवाहित होती है, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 204 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसमें से 169 कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा राज्य में है, और उसके बाद जो शेष 35 किलोमीटर है वो गंगानगर जिले के अंदर है। गंगानगर जिले में मसीता वाली हेड जो स्थान है वहां तक इस मुख्य जो राजस्थान फीडर है इसका प्रवाह यहाँ तक है और ये जल आपूर्ति का कार्य करती है। यहाँ पे पानी का जो उपयोग है वो कहीं पर भी किया जा सकता है। 204 किलोमीटर लंबी ये राजस्थान फीडर है, इसके कार्य को भी तेजी से पूरा करके और 1961 में इसके अंदर जल को प्रवाहित कर दिया गया था। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है इंदिरा नदी मुख्य नहर के नाम से, जो फीडर जहां पे खत्म हो रही है मसीता वाली हेड गंगानगर के अंदर, वहां से इसकी यानी कि मुख्य नहर की शुरुआत होती है और पहले इसकी लंबाई लगभग 4 से 45 किलोमीटर प्रस्तावित थी, जिसे अब बढ़ा करके इसको लगभग 649 किलोमीटर यानी कि बाड़मेर तक इसको अब पहुंचा देने का प्रस्ताव है। पहले कहां तक था, केवल जैसलमेर तक, लेकिन अब इसको बाड़मेर तक किया जाने का प्रस्ताव है। इसलिए इस मुख्य नहर की जो लंबाई है ये 649 किलोमीटर की लंबाई तक पहुंच गई है, प्रस्तावित है। और प्रशासनिक सुविधा के लिए इंदिरा गांधी नहर के जो चरण है, जो कार्य हुए हैं, इनको मुख्य रूप से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके जो दो पार्ट हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।